नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाल विकास अनुकूल पर। पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भारतीय संविधान की विशेषताएं और हमारा टॉपिक आधा रह गया था। चलिए आज फिर से करते हैं स्टार्ट भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाकर वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पिछली वीडियो हमने संविधान की 10 विशेषताओं के बारे में बात की थी। संविधान की 10 विशेषताएं हैं वो पिछली वीडियो में हो चुकी है और आज हम 11वीं विशेषता करेंगे स्टार्ट। नंबर 11, विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण दस्तावेज। अब देखिए संविधान को विलक्षण दस्तावेज क्यों कहा गया? क्योंकि संविधान है हमारा भारतीय, वह किसी एक देश के संविधान से बातें नहीं ली गई। इसमें अलग अलग देशों के संविधानों से और भारत के महान विद्वानों की आपसी राय से इसका निर्माण हुआ है। इसलिए इस दस्तावेज को या भारतीय संविधान को विलक्षण दस्तावेज की संज्ञा भी दी गई है। नंबर 12, एकात्मक व संघात्मक तत्वों का समन्वय। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का समन्वय। संघात्मक तत्वों का समन्वय। नंबर 12, एकात्मक व संघात्मक तत्वों का समन्वय। इस बात से आप क्या समझते हैं? आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में लिखा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या बोला गया है? राज्यों का संघ भारत को बोला गया है। इसके अलावा यहां संविधान में कोशिश की गई है कि केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। सेंटर की गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में क्या किया गया है? अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सेंटर की गवर्नमेंट को राज्य सरकार की तुलना में क्या है? अधिक ताकतवर या पावरफुल बनाया गया है। आप जानते भी हैं कि संविधान में शक्तियां हैं उनको 3 भाग में बांटा गया है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जानते हैं इसमें जो विषय हैं इन पर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पर दोनों बना सकते हैं, परंतु अधिक पावर सेंटर की रहेगी। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, परंतु आज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो आगे पाठ आएंगे उन पाठों के अंदर ये टॉपिक बड़े विस्तार से दिए गए हैं। उस टाइम पर इन बातों पर विस्तार से बातें करेंगे। अभी अपने को नोट करने में काम आएगा कि किस तरह से संविधान में केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूचियां बनाई गई है। इनके बारे में विस्तार चर्चा अगले पाठों में करेंगे। पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर कौन सा है? 13। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। आप जानते भाई कि इंडिया की सबसे सर्वोच्च न्यायपालिका कौन सी है? उसे बोलते क्या है? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, इनमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं, उच्चतम न्यायपालिका बोल सकते हैं। और इस कोर्ट से ऊपर इंडिया में कोई भी न्यायपालिका नहीं है। तो इंडिया के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई सरकार संविधान के अनुरूप कानून ना बनाए तो
जनहित याचिका के द्वारा ऐसे कानूनों के खिलाफ न्यायपालिका में अपील की जा सकती है और न्यायपालिका उसे जांच करेगा और अगर उसे लगे, इसको न्यायपालिका लगे, तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध या रद्द अथवा संशोधन के लिए दोबारा भेज सकती है। तो यह था स्वतंत्र न्यायपालिका। हाँ, लगे हाथ आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका कहां पर है? आप कमेंट करना है कि इंडिया की सर्वोच्च न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट है वो किस जगह पर बनी हुई है? आप इसका उत्तर दीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, कठोर व लचीलेपन का समन्वय। कठोर व लचीलेपन का समन्वय। कठोर व लचीलेपन का समन्वय। देखिए, भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलापन दोनों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में देखिए, ये बात यहाँ पर स्पेशली हो रही है, तो आपको पॉइंट से ध्यान नहीं पड़ रहा है तो बता दूं मैं, यहाँ पर कठोरता और लचीलापन ये संविधान संशोधन के लिए यूज किया गया है। संविधान संशोधन के लिए इस शब्दों का यूज किया गया है, कठोर और लचीलेपन का। तो भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको आप सामान्य बहुमत से भी संशोधन कर सकते हो। अगर आप सामान्य बहुमत से करते हैं संशोधन, सामान्य बहुमत से संशोधन, सामान्य बहुमत से संशोधन अर्थात संसद की 51% वोटिंग से संविधान में जो चेंजिंग होती है उससे हम लचीलेपन की संज्ञा दे सकते हैं। और वहीं कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जिनमें चेंजिंग करने के लिए 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, यह भी आवश्यक है। तो यह क्या हो गया? कठोरता। अर्थात इन अनुच्छेदों में बदलाव करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि पहली बात यह है कि संविधान में 2/3 बहुमत से वो संशोधन पास होगा नहीं। दूसरी बात यह है उसके बाद भारत के आधे स्टेट भी उसमें क्या है, राजी होने चाहिए। तो ये भी क्या है, संभव नहीं है। तो भारतीय संविधान क्या है, दोनों ही बातें मिक्स की गई है, क्या कठोरता भी है और क्या है, लचीलापन भी है। पॉइंट नंबर 15, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए, आप इस नाम का मतलब समझ लीजिए, न्याय को दोबारा से देखना। अर्थात इसमें क्या होता है कि अगर निचली अदालतें किसी भी मामले में अपना फैसला दे दे या उनका कोई मानो फैसला आ जाए, तो आरोपी है या दोषी है वो इसके लिए उच्च या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके अलावा हम बात पहले कर चुके हैं कि न्यायपालिका चाहे तो कानून की जांच भी कर सकती है और कानून को रद्द भी कर सकती है। पॉइंट नंबर 16, विश्व शांति के समर्थक। विश्व शांति का समर्थन। तो आप जानते हैं भारतीय जो परंपरा रही है वो कौन सी रही है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा संसार ही मेरा परिवार है। तो भारतीय परंपरा क्या रही है कि हमने हमेशा ही पूरे संसार को अपना भाई, अपना परिवार माना है। तो ये भारतीय परंपरा रही है और हम हमेशा ही अपने देश के साथ साथ पूरे संसार का या पूरे विश्व का कल्याण भी चाहते हैं। पॉइंट नंबर 17, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान। अब देखिए, संविधान के अंदर कुछ आपातकालीन व्यवस्था भी की गई है। इनको अपने 3 भागों बांटते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358।
1960। ये कब होता है? केंद्र सरकार की विफलता अथवा युद्ध, राज्य सरकार विफलता और ये वित्तीय संकट। इन तीन समय के लिए अनुच्छेदों में आपातकालीन प्रावधान रखा गया है। तो देखिए भाई, इनके बारे में अपने बातें करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि अभी तक देखो अभी अपना टॉपिक पूरा नहीं हुआ है और अभी अपने क्या कर दिया, इस पर विस्तार से बातें करना शुरू कर दिया ना, तो टॉपिक क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए बात करेंगे अगले वीडियो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है 18वां, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, देखिए कुछ कंट्रीज में ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहां पर व्यक्ति स्टेट और कंट्री दोनों प्रकार की नागरिकता के नाम से पहचानते हैं। परंतु हम इंडिया देखें तो इंडिया में जब पहचान होती है तो हमारी पहचान कैसे होती है, भारतीय होने से होती है। कभी भी आपसे ये पूछेंगे कि आप राजस्थानी हो, आप भारतीय हो, नहीं, हम क्या है, ओनली इंडियन है। हमारी डबल नहीं है, हमारी सिंगल पहचान क्या है, हम भारतीय हैं। तो भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि यहाँ के सभी निवासियों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है कि सभी यहाँ के निवासियों को भारतीय या इंडियन के नाम से जाना जाएगा। पॉइंट नंबर 19, पॉइंट नंबर 19, लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य, और भारत सरकार हमेशा से ही अपनी योजनाओं में अथवा अपनी प्लानिंग में हमेशा ही जनता की भलाई के बारे में बातें करती है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि यहाँ की सरकारें अधिक से अधिक क्या करें, जनता के कल्याण की बातें करें, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर अंतिम रूप से शक्तियां जनता के हाथों में। अगर सरकार है वह जनता के खिलाफ कार्य करेगी तो आगामी चुनाव में उस सरकार का चुनाव कोई भी नहीं करेगा। इसलिए प्रत्येक पार्टी का चाहती है कि उसकी गवर्नमेंट है वो लगातार बढ़े। इसके लिए क्या होगा, प्रत्येक सरकार है वो जनता के अधिक से अधिक कल्याणकारी कार्य करेगी। नंबर 20 और लास्ट पॉइंट आज का, देखिए अभी अपना टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, अभी अपने ये पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या बताया गया है उस पर अपने अभी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। पॉइंट नंबर 20, अल्पसंख्यक वे पिछड़े तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण की व्यवस्था। भारतीय संविधान में हम देखें तो जो वर्ग समाज में पहले पीछे छूट गए थे या पीछे रह गए थे, एससी वर्ग, एसटी वर्ग, उनके लिए तथा ओबीसी और अल्पसंख्यक। देखिए अल्पसंख्यक में मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई इत्यादि धर्मों को शामिल किया गया। ऐसे लोगों की कल्याण के लिए अथवा उनको समाज में आगे लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में ओबीसी, एससी और एसटी तीनों को आरक्षण प्रदान किया गया है। और वहीं 2018 में सामान्य वर्ग के गरीबों को ईडब्ल्यूएस के नाम से आरक्षण प्रदान किया गया है। तो इस तरह अपने संविधान की विशेषताएं टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ेंगे अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखिए आपको अगर मैं यहाँ लिखूं प्रस्तावना लिखूंगा पूरी तो आपको आपका टाइम खराब होगा। इसलिए आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो आप अपने प्रत्येक किताब के बिल्कुल लास्ट पेज पर लिखी हुई है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इस प्रस्तावना को अपने कुछ चर्चा करेंगे और चर्चा हम उनके पॉइंटों के माध्यम से करेंगे। इसलिए करते हैं स्टार्ट।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विवेचना। तो प्रस्तावना की करते हैं विवेचना। तो इसकी विवेचना है अपने कुछ भागों में करते हैं। पहला भाग है घोषणात्मक भाग। घोषणात्मक भाग इसका नंबर 1 है हम भारत के लोग। देखिए प्रस्तावना की शुरुआत यहीं से होती है। इस भाग को क्या बोला गया है? घोषणात्मक भाग। अर्थात इसमें हम भारतीय लोग हैं, कुछ घोषणाएं कर रहे हैं। कौन सी? हम भारत के लोग। इस लाइन से आप क्या समझते हो कि भारतीय संविधान में समझ शक्तियां अंतिम रूप से भारतीय जनता को प्रदान की गई है और जनता अपनी इच्छा अनुसार अपने सरकार का चुनाव कर सकती है और जनता के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का निर्माण किया गया है। अगर जो सरकार है वो जनता के हितों पर ध्यान नहीं देगी तो इस सरकार को बाद में हटा दिया भी जा सकता है। तो यह था संविधान में घोषणात्मक भाग। नंबर 2 है विवरणात्मक भाग। अर्थात इस भाग में हम अपने विस्तार से बातें करेंगे अलग अलग पॉइंट्स की। तो इस भाग का नाम क्या है? विवरणात्मक भाग। इसका पॉइंट नंबर 1 है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष अर्थात भारतीय संविधान में किसी भी एक धर्म को या एक किसी पंथ को विशेष रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है। भारतीय संविधान में कोशिश की गई है कि सभी प्रकार के धर्मों को महत्व दिया जाए। नंबर 2 इसमें समाजवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि इंडिया क्या है? एक समाजवादी राष्ट्र है। इसमें किसी एक व्यक्ति के कल्याण की बात नहीं की गई है बल्कि इसमें सभी व्यक्तियों की अर्थात पूरे समाज के कल्याण की बात कही गई है। इसलिए हम क्या है? इसलिए भारत एक क्या है? समाजवादी राज्य है। नंबर 3 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके अलावा क्या है? इंडिया पर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्य कंट्री का राज है वो नहीं है। इंडिया अपने सभी प्रकार के फैसले वह खुद कर सकता है। इंडिया कभी भी किसी अन्य कंट्री से पूछकर या उससे परमिशन लेकर कोई फैसला करने को मजबूर नहीं है। इंडिया अपने सभी प्रकार के फैसले करने को स्वतंत्र है और इंडिया कोई फैसला अपनी मर्जी से कर सकता है। नंबर 4 लोकतंत्रात्मक। इसके अलावा इंडिया के संविधान में व्यवस्था की गई है कि भारत में कोई सरकार बनेगी तो वह जनता के माध्यम से बनेगी। इंडिया की कोई भी सरकार है वैसे नहीं है कि अपनी इच्छा अनुसार बनेगी। सभी सरकारें हैं चाहे राज्य की हो चाहे सेंटर की हो, वे सरकारें जनता के अनुसार या जनता की पसंद के अनुसार ही बनेगी। नंबर 5 गणराज्य। इसके अलावा क्या है? इंडिया अलग अलग प्रकार के राज्यों से मिलकर बना है। इंडिया कोई एक राज्य नहीं है बल्कि भारतीय संविधान बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। अर्थात इंडिया क्या है? कई प्रकार के अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है। इसलिए इंडिया क्या है? राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट है नंबर 3 सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय। तो इसमें अपने तीनों पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है कौन सा? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय तो भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म आदि स्थान के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्तियों को समाज में बराबर का स्थान मिलेगा और सभी को अपनी प्रगति या विकास करने का समान अवसर भी मिलेगा। नंबर 2 राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय सभी भारतीयों को राजनीतिक दृष्टि से क्या है? एक माना गया है। सभी जो वयस्क हो चुके हैं 18+ वाले को अपनी सरकार चुनाव करने के लिए वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चुनाव लड़ने की परमिशन मिल सकती है अगर आपकी अलग अलग, आप जानते हो अलग अलग चुनाव के अंदर भी न्यूनतम आयु क्या है? अलग अलग है। इसलिए अगर आपकी आयु पूरी होती है और आप शर्तें पूरी करते हो तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के मेंबर भी बन सकते हैं। ये क्या है? राजनीतिक न्याय।
थर्ड कौन सा है? आर्थिक न्याय। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या है, लगातार प्रयास कर रही है कि सभी भारतीयों को एक समान रोजगार, एक समान कार्य और जितना हो सके अमीर गरीब में क्या हो, भेदभाव कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हाँ, पहला कौन सा है? स्वतंत्रता, कि इंडिया में सभी को बराबर का अधिकार है कि भारतीय लोग हैं पूरे इंडिया के कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं और कहीं भी निवास कर सकते हैं और कहीं भी चाहे तो कार्य कर सकते हैं। फिर समानता, भारत में चाहे लड़का लड़की हो, चाहे अमीर गरीब हो, कानून के दृष्टि में या न्याय की दृष्टि में क्या है, सभी समान है, किसी के साथ भी कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लास्ट है बंधुत्व, भारतीय संविधान क्या है, व्यवस्था की गई है कि सभी को भाईचारे के अनुसार रहना है, कोई भी धर्म जाति यहाँ पर झगड़े में या लड़ाई में नहीं रह सकती, सभी को बराबर भाईचारे के तहत बांधा गया सभी को, और सभी लोग क्या यहाँ पर भाईचारे से रहते हैं। हाँ, नंबर 5, व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्रीय एकता। तो भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति के सम्मान को या मान को ठेस ना पहुंचे, सभी व्यक्तियों के मान सम्मान को समान रूप से महत्व दिया जाए और इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता, कोई भी सांप्रदायिकता, अलगाववाद, क्या सांप्रदायिकता, अलगाववाद, आतंकवाद, ऐसे कुछ भी अन्य कारण, बहुत कारण है, ऐसे कुछ भी कारण है वो देश की एकता अखंडता को तोड़ नहीं सकते। हम भारतीय लोग हैं, अपने देश के प्रति बहुत ही गर्व है हमें और हम भारत से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए ऐसी विनाशकारी शक्तियां हैं वो हमारे देश का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और इसी नेक्स्ट मनुष्य में ये ए था, ये बी है, देश की अखंडता, और संपूर्ण भारत एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या है, संपूर्ण भारत एक है। हम बेशक अलग अलग रंग रूप, धर्म, जाति या जलवायु निवास करते हैं, परंतु इन सब के बावजूद हम सब क्या है, एक है। हमारे में क्या है, भारतीय होने गर्व है। तो इस तरह अपना ये भारतीय संविधान की विशेषता है और प्रस्तावना विकास कंप्लीट हो रहा है और अपना भाग बे में लेसन नंबर 1 विकास कंप्लीट हो गया है। इस पहले पार्ट को हमने 2 पार्ट के माध्यम से आपको बताया है और आपने इन दोनों पार्ट्स को पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकें। और मैं चाहूंगा कि विद्यार्थी लोग इसको शेयर करें ताकि सभी को ये वीडियो मिल सके और आप अपनी पढ़ाई भी चालू रख सकें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए।